नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम देखेंगे भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा लाइक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सेट जैसी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, असंगत बताइए। जैसे यहाँ पर चुनाव करना है कि मेवाती मेवात में बोली जाती है, जयपुरी अजमेर में बोली जाती है, मालवी रतलाम में बोली जाती है, तो मारवाड़ी क्या इंदौर में बोली जाती है? तो यहाँ पर असंगत कथन होगा विकल्प 1, क्योंकि मारवाड़ी इंदौर में नहीं बोली जाती। राइट, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। यह राजस्थान की एक क्षेत्रीय बोली है राजस्थान की, और वहाँ की मुख्य भाषाओं में से भी एक है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पूर्वी पाकिस्तान में भी मारवाड़ी बोली जाती है। इसीलिए असंगत कथन होगा यहाँ पर विकल्प 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम क्या माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से चुनाव करना है कि भारत में साहित्यिक विकास क्रम क्या रहा है हिंदी का। क्या विकल्प 1 संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, या फिर संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश, या फिर संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत? तो दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प 1 यानी कि क। सबसे पहले संस्कृत, क्योंकि संस्कृत को सब भाषाओं की जननी कहा जाता है, इसीलिए संस्कृत से फिर पाली, और पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर पुरानी हिंदी या हिंदी, और फिर आगे खड़ी बोली। इस तरह से भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। प्रश्न 3 देखेंगे हम, अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? क्या अशोक के शिलालेखों में, कनिष्क के द्वारा प्रदत्त पांडुलिपियों में, या फिर यशोवर्मन के साहित्य में, या फिर बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में? तो देखिए, अपभ्रंश भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग मिलता है बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में, इसीलिए विकल्प द यहाँ पर यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? विकल्प है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, या फिर कन्नौजी। तो देखिए जी, यहाँ पर बोली जाती है खड़ी बोली, विकल्प बी सही उत्तर, क्योंकि मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून ये जो मैदानी क्षेत्र हैं भारत के, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न 5, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा वर्ग में, राष्ट्रभाषा वर्ग में, विभाषा वर्ग में, या तकनीकी भाषा वर्ग में? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखा गया है, विकल्प ए सही उत्तर। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 15 में, भाग 17, भाग 34, या फिर भाग 5? तो देखिए जी, संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? समानता करना, टुकड़े टुकड़े करना, भाषा का व्याकरण, या भाषा विज्ञान? तो व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, विकल्प बी सही उत्तर। मेवाती किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, या राजस्थानी? तो देखिए, मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित भाषा या बोली है, इसीलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 243, या अनुच्छेद 350? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह अंकित है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। राइट। प्रश्न 10 देखिए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, या हिंदी? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 15, या 12? तो
लगभग 15 भारतीय राज्यों की राजभाषा है हिंदी। हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत कथन का चुनाव करना है। जैसे कि कौरबी राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है, और ब्रजबुली कहा है ईश्वर चंद्र गुप्त ने, राजस्थानी और बिहारी जॉर्ज ग्रियर्सन का दिया हुआ नाम है, और भोजपुरी रेमंड के द्वारा दिया हुआ नाम है, तथा मैथिली बाकीदास के द्वारा दिया हुआ नाम है। तो बताना है कि यहाँ पर इन प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरण संबंधित जो कर्ता हैं जिनके द्वारा ये नाम दिया गया है वह असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि भोजपुरी रेमंड के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। बाकी ये सब सही है कि राहुल सांकृत्यायन ने कौरबी कहा, और ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी और बिहारी, और बाकीदास ने मैथिली नाम दिया। निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा होगा कि खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री का अविस्मरणीय योगदान है। यह बिल्कुल सही है। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना की। बिल्कुल सही। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक प्रकाशन 1948 में हुआ। यह भी बिल्कुल सही है। और राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा से प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी था। ये उर्दू के मुसलमानों की बोली मानते थे, यानी कि ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते थे। तो यहाँ पर घ विकल्प जो है यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दिए गए इन कथनों में से। राइट। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? देखिए, हिंदी को, गुजराती को, अपभ्रंश को या मराठी को। तो दिए गए विकल्पों में से अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। प्रश्न 15, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? योग विशिष्ट, सुधा सागर, सत्यार्थ प्रकाश या वेदांत धर्म। तो दिए गए विकल्पों में से सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में की है। प्रश्न 16, निम्न में से असंगत है। पूर्वी हिंदी बघेलिर, पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, बिहारी हिंदी मैथिली, राजस्थानी जयपुरी। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी यह असंगत होगा कि मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इसीलिए यहाँ पर यही असंगत है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ट और ठ, ड और ढ, ज्ञ और त्र, र और स। तो देखिए, अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजन नहीं थे। विकल्प बी सही उत्तर। पाली को भाषा भी कहा जाता है। कैसी भाषा? देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा या फिर जन भाषा। तो जो पाली है उसे देश भाषा भी कहा जाता है। और देश भाषा किसने कहा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं पाली को। भाषा विज्ञान से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? बताना है। इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की या चौधरी चरण सिंह की? तो देखिए, मोरारजी देसाई ऐसे मंत्री थे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। ठीक है, विकल्प बी सही। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। विकल्प डी सही उत्तर। खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। तो खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? भोलानाथ तिवारी का, विश्वनाथ प्रसाद का, धीरेन्द्र वर्मा का या किशोरीदास वाजपेयी का? तो देखिए, विश्वनाथ प्रसाद का यह कथन है कि खड़ी बोली का अर्थ टकसाली अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। विश्वनाथ प्रसाद का यह कथन है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब माना है? 8वीं शती से 12वीं शती तक, 7वीं शती से 11वीं शती तक, 10वीं शती से 13वीं शती तक या फिर 6वीं शती से 11वीं शती तक? तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, इन्होंने क्या माना है? अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है 7वीं शती से 11वीं शती तक। याद रखना है आपने। विकल्प बी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जयसी,
कुतुबन, उस्मान या नंददास। तो दिए गए विकल्पों में से नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या हाड़ौती। तो देखिए दक्षिणी राजस्थानी की जो प्रतिनिधि बोली है वह है मालवी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ माना जाता है? शौरसेनी, मागधी, प्राकृत या अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। निम्न में से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलापुर या झालावाड़। तो यहाँ पर धौलपुर जो है वह हाड़ौती बोली से संबंधित क्षेत्र नहीं है। भाषा का निर्माण होता है कैसे? अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या आंखों से। तो भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। विकल्प सी सही उत्तर। भाषा अभिलक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? यादृच्छिकता, सृजनात्मकता, अपरिवर्तनशीलता या विविधता। तो देखिए जी भाषा अभिलक्षण, जो भाषा के अभिलक्षण है उनमें से सही नहीं है अपरिवर्तनशीलता। ठीक है, क्योंकि भाषा तो परिवर्तनशील है, तो इसीलिए विकल्प ग यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी कि असंगत होगा, सही नहीं होगा। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है कितनी? 15, 25, 18 या 22। तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं उनकी संख्या है 18। विकल्प सी सही उत्तर। सही मिलान करना है यहाँ पर। लौकिक संस्कृत का समय 1000 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, बिल्कुल सही। पाली का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए जी विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, यानी कि विकल्प ए में कौन कौन से हैं कि ये सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, लौकिक का समय 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, और पाली का 500 ईस्वी से 1 ईस्वी और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है कौन सी? हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेखता या दक्षिणी। तो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी। विकल्प ए सही उत्तर। असंगत कथन का चुनाव करना है कि अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। बिल्कुल सही। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। बिल्कुल सही। आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहा है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन असंगत यहाँ पर होगा विकल्प सी, यानी कि ग। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलते हैं, तो यह बिल्कुल असंगत है। बाकी ये तीनों यानी कि क, ख और घ बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर लिपि। तो यहाँ पर व्याकरण के अस्तित्व से अस्तित्व की सही जानकारी नहीं मिलती है लिपि से। ठीक है, क्योंकि लिपि में देखिए, लिपि तो भाषा के लिखने का स्टाइल है। व्याकरण के अस्तित्व की सही जानकारी हमें ध्वनि, शब्द और वाक्यों से ही मिलती है। किस भाषा को प्रथम प्राकृत यानी अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? प्राकृत को, पाली को, अपभ्रंश को या लौकिक संस्कृत को? तो पाली को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है। विकल्प बी सही उत्तर। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। आकार आदि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम या परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। तो साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, आकार आदि क्रम। विकल्प ए। इसके अलावा रचनाओं का कालक्रम, लेखकों का कालक्रम और परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, ये तो साहित्य इतिहास लेखन की विधियां हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं या राष्ट्रभाषा कहते हैं? तो जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे फिर परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। विकल्प बी सही उत्तर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या फिर प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या फिर हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। सबसे पहले प्राकृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। यानी कि इसमें अगर मैं एक और जोड़ दूं कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ये हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। विकल्प ए सही उत्तर। कौन सा सत्य कथन है यहाँ पर कि हिंदी भारत की राजभाषा है? तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है? नहीं। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है? नहीं। अवधी बिहार के दक्षिण जिलों में बोली जाती है? नहीं। यहाँ पर सत्य होगा विकल्प ए। ठीक है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में या मॉरिशस में? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है और आपने देखा भी होगा अधिकांश विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किए गए हैं। राइट, यहाँ पर घ विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 39 देखिए, संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की। संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है? बताना है यहाँ पर। क ख ग घ में से भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता और अप्रौढ़ता की ओर जाती है, या भाषा संयोग अवस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, या भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कि संस्कृत को यदि ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा को में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देव भाषा कहने कहा गया, तो इसमें जो जिस सिद्धांत को आधार बनाया गया वह है विकल्प बी की भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 40 देखिए, अंतिम प्रश्न है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल, डिंगल, अवधी या फिर अबहट? तो देखिए, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से जो भाषा बनती है उसे कहा जाता है पिंगल, और डिंगल किसे कहा जाता है? अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल को, है ना। अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल को कहा जाता है डिंगल, और पिंगल कहा जाता है अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को। तो ये थे हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आपके जिस भी स्टेट से आप हैं और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट के जरिए अपनी राय भी देते रहें। मिलती हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की नेक्स्ट कड़ी लेकर। नमस्कार।